जी कल वाला अमोर्टाइजेशन शेड्यूल दोबारा बनवा दें, लेकिन आज लेसर के लिए कल जो हमने लेसी के लिए अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया था वही आज लेसर के लिए अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लेते हैं। ओके वन पॉइंट 1259 पॉइंट के बाद 1 डिजिट यूज कर लीजिएगा। पॉइंट के बाद 1 डिजिट 11 पॉइंट ओके कल हमने यही सवाल लेसी के लिए किया था और आज यही सवाल लेसर के लिए कर रहे हैं, इसलिए सवाल की ज़रूरत नहीं है हमें। कल यही अमोर्टाइजेशन शेड्यूल लेसी के लिए बनाया था
यही अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जो है वो लेसर के लिए बना रहे हैं। ओके वेट कर लें 1-2 मिनट। एसी बंद, गर्मी हो जाएगी। ये शेड्यूल बनाएं कल जो लेसी के लिए बनाया था। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी जाओ, दोनों तरफ से है ना। ओके, कॉपी किसी को ना मिली हो एक दे दो, मुझे ला दो। जाके देखो कॉपीज किसको नहीं मिली, बाहर से टीए को कॉपीज और ले आए। जी, हाथ खड़ा रखें ऊंची से। और बताएं, हाथ खड़ा करें भाई, इधर आगे देखो, हाथ खड़ा रखें। एक और। ओके, शुरू करें जी, सवाल पढ़ें। ऑन 1 जनवरी 2015 on 1 January 2015 a machine purchased for ₹120 million was given on lease। एक मशीन खरीद कर लीज पे दे दी। Some of the relevant information is as follows। कुछ इंफॉर्मेशन उसमें से ये है। The lease term was 5 years and useful life is 6 years। लीज टर्म 5 साल है, यूजफुल लाइफ 6 साल है। Annual lease rentals amounting to 30 million are payable in advance। The interest rate implicit in the lease is 12.59%। Applicable tax rate is 32%। नीचे वाली 2 लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं, लेक्चर 7 चल रहा है। Required prepare journal entries in the books of lessor for the year ended 31/12/15 and 31/12/16 to record the above transactions including current and deferred tax। Okay। जनरल एंट्रीज करवा दें मुझे पहले साल की लेसर की, बता दें। 10 वाली चीज को अगर मैं 6 पे लेके जाऊं तो 4 का क्या आ रहा है, लॉस। और वैसे भी भाई अकल लगाएं, बुक वैल्यू ज्यादा है तो फिर मार्केट वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो इट इज ऑल्सो लॉस। कितना, 1 जनवरी 15 lease receivable will always be recorded with net investment। इस एंट्री में ना, इस एंट्री में कैश क्रेडिट होता है आईडीसी वाला। इस एंट्री में कैश क्रेडिट होता है, लेसर की आईडीसी आपको रिवाइज करा रहा हूं।
यकम जनवरी 15 और इस आईडीसी का उधर से कोई ताल्लुक नहीं होता लीज रिसीवेबल से, बस यहाँ पे कैश क्रेडिट हो जाता है जी। हाँ जी, नहीं ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर नहीं है, सिंपल लेसर है। लीज्ड मशीन परचेज्ड एंड वाज गिवन ऑन लीज, खरीदी और लीज पे दे दी। कहीं नहीं लिखा हो ये सप्लायर है डीलर है, देखो ना वाज़े तौर पे लिखा होगा। परचेज करके लीज पे तो बैंक भी देता है, और सवाल में कॉस्ट और फेयर वैल्यू अलग अलग नहीं दी हुई, दो बातें। अगर आप वो करना भी चाहोगे तो नहीं कर सकोगे, अलग अलग डेटा ही नहीं है। तो अगर गलती से उस साइट पे जहन जाएगा भी तो इधर ही वापस आएगा आ जाके। ओके, कैश डेबिट, $30। अच्छा, आज के सवाल की रिक्वायरमेंट वो है मोबाइल वाले भाई जो कल के सवाल में होमवर्क की रिक्वायरमेंट थी। होमवर्क में रिक्वायरमेंट थी, पहले नॉर्मल भी लीज की एंट्रीज भी करनी थी और फिर करंट और डेफर्ड की भी करनी है। अब ये मैं दो जगह छोड़ रहा हूँ करंट और डेफर्ड की एंट्रीज करने के लिए। अब करंट टैक्स की वर्किंग करेंगे, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करेंगे। ओके, अच्छा एक आज बात समझ लें, टैक्स अथॉरिटीज का पॉइंट ऑफ व्यू, टैक्स अथॉरिटीज का पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग लीज। वेयर इट इज अ कार, इट सीम्स टू बी कार। अब ये गाड़ी है, टैक्स अथॉरिटीज इसके बारे में क्या राय रखते हैं? लेसर के एंगल से ये लेसर है, और लेसी के एंगल से। कल हमने लेसी का एंगल पढ़ा था और लेसी के एंगल से बात की थी, ठीक है। क्लास पूरी हो लेने दें, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाएं। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चंस मुझे पहला और दूसरा आप सॉल्व कर दें, क्लास पूरी हो जाए जरा फिर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इसी पे सॉल्व कर दें, बस सामने फिगर लिख दें। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपके सामने बना हुआ है, क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन नीचे दरमियान में डब्बे में 1 भी सॉल्व कर दें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल बना हुआ है, जबरदस्त बना हुआ है, कोई गलती नहीं है। सब सही है। और नॉन करंट एसेट्स लिखना था, यू आर राइट, यू आर राइट, सॉरी। और 2 सही बना हुआ है, 1 में लिखे भाई नॉन करंट लाइबिलिटीज की जगह नॉन करंट एसेट्स। ओके, करें सॉल्व आप, माजरत। लेसर का सवाल है, 1, 2 और 3 सॉल्व कर दें। जो लेट आए हैं वो भी सॉल्व कर दें, कोई ऐसी बात नहीं मैंने की अभी तक ऐसी जो आपसे छुपानी हो। वन, 2 और 3 सॉल्व कर दें और साथ वाले से कंपेयर कर लें।
जी तीनों सॉल्व कर दिए, हाथ खड़ा कर दें। गुड। चौथा पांचवा भी कर सकते हैं। Okay. What is the amount to be shown within non-current assets at 31 दिसंबर 17? तो देखिए नॉन करंट एसेट जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट और नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। जब हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दिया, ये करंट हो गया और ये नॉन करंट, तो इसका जवाब है 26.6। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन करें। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, व्हाट विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 16 इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज रिसीवेबल फॉर फॉलोइंग। फाइनेंस इनकम स्लैश इंटरेस्ट इनकम। जी इंटरेस्ट इनकम बताएं 31/12/16 के साल की। आगे मत देखें, 31/12/16 के साल की इंटरेस्ट इनकम 31/12/16 को नजर आएगी या यकम जनवरी 17 को? यकम जनवरी मिलेगी, यकम जनवरी 17 को, बट कमा लेंगे 31/12/16 को, तो डेट इज 9। नॉन करंट एसेट्स, ओके, नॉन करंट एसेट्स हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें 16। जी नॉन करंट एसेट्स में क्या जाएगा? 50.3। अच्छा, ये थोड़ी सवाल की रिक्वायरमेंट ना अजीब सी है। एट 31 दिसंबर एमसीक्यूज किसी ने लिए फोटोकॉपियर से? हाँ दिखाइए। ओके, पढ़ें सवाल की रिक्वायरमेंट, छोड़ें बस एमसीक्यूज को। व्हाट विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एट 31 दिसंबर 16 इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज रिसीवेबल फॉर द फॉलोइंग। ओके, चले मुझे आप ऐसा करें कि इसकी बैलेंस शीट बनवा दें 31/12/16 की। जी भाई, नॉन करंट एसेट्स में कितना जाएगा लीज रिसीवेबल? 50.3। और करंट एसेट्स में कितना जाएगा लीज रिसीवेबल? 21। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि करंट एसेट्स में क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल भी जाएगा? बोले बोले बोले, क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल भी जाएगा करंट एसेट्स में? एडवांस का सवाल है, एरियर का सवाल है? एडवांस का सवाल है, ठीक है भाई, रिलैक्स होके देखें, बड़ी सिंपल सा सवाल है। 31/12 एडवांस का सवाल, ये चौथी पांचवी क्लास में हमने कर लिया था लेसर का। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। ये कौन सा पोर्शन हो गया? करंट। ये कौन सा पोर्शन हो गया? तो जब हाथ में होगा तो हम नेगेटिव गुडविल को अदर इनकम में डाला करेंगे। हम कहेंगे खुशियां मनाओ। खुशी आपकी आंखों के सामने है, खुशी आपकी आंखों के सामने। क्या
90 में चीज मिली है, ठीक है। ये हमने सऊदी किंग को पैसे दिए हैं, ये इमरान खान को पैसे मिल सकते हैं 90 में रिसीवेबल। अच्छा, अब इसको हम कैसे डिस्कस करें? ये एक ना लफ्ज इसने लिखा हुआ है, व्हाट विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज रिसीवेबल। ये लफ्ज इसने लिखा हुआ है लीज रिसीवेबल। तो कितने लोगों ने यहां 21 लिखा है करंट एसेट्स के जवाब में? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने 21 + 9 लिखा है? दोनों चीजें जमा करके लिखी हैं। अच्छा, ये जो आई कैप के एमसीक्यूज है ना, उसमें उसने करंट एसेट में दोनों को डाला हुआ है, 21 + 9। इसमें अब कुछ किताबें इसको भी लीज का रिसीवेबल ही कहती हैं। रिसीवेबल तो है ना ये, तो लीज की मद में रिसीवेबल, लेकिन इसका खास नाम क्या है? इंटरेस्ट रिसीवेबल। इसका खास नाम क्या है? लेकिन इसको लीज रिसीवेबल में क्लब कर दिया जाता है। अब एमसीक्यूज में आज मैंने एमसीक्यूज आपको इस तरह के एमसीक्यू मैंने आपको दिए होमवर्क के अंदर, नीचे होमवर्क में आ रहा है। अब आप जब एमसीक्यूज में जाके देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ 30 को टिक करने वाली होगी, 21 वाली उसने ऑप्शन ही नहीं रखी होगी। इसलिए जब आप ऑप्शन ही 30 वाली देखेंगे तो ना चाहते हुए आप जो है वो समझ लेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन एमसीक्यू, उस बंदे की इंटरप्रिटेशन क्या है। कुछ किताबों वाले सिर्फ इसको लीज रिसीवेबल कहते हैं, कुछ इसको लीज रिसीवेबल कहते हैं। तो एमसीक्यूज में दोनों को लीज रिसीवेबल कहा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस आप टिक कर दीजिएगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि वो 21 और 30 दोनों की ऑप्शन दे, फिर या वो 21 की ऑप्शन देगा या 30 की देगा, या फिर कोई नहीं देगा, ठीक है। या 21 की होगी या 30 की होगी, दोनों नहीं देगा। फिर अगर दोनों दे दी तो फिर आप बेशक 21 को टिक कर दीजिएगा। लेकिन अब आप सोल्यूशन जाके देखेंगे एमसीक्यूज का, आई कैप की जो ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑप्शंस में सिर्फ 30 अवेलेबल है, 30 के अलावा और कुछ अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए खींच तान के इसको भी लीज रिसीवेबल कहा जा सकता है। तो इसका जवाब लिख लें, 21 + 9 = 30। और ब्रैकेट में पेपर में छोटा सा लिख दीजिएगा, इट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल 9 के साथ, बेशक उसके समझने के लिए। अगर कोई ऐसी बात हो रही हुई तो रिस्क कवर करने के लिए बंदा लिख देता है कि ये 9 असल में इंटरेस्ट रिसीवेबल है। ओके, अच्छा जी, तीसरा सवाल। अभी तक तो ठीक चल रहा होगा ना सारा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट? भाई नेट इन्वेस्टमेंट लीज रिसीवेबल को कहा जाता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट? ये लीज रिसीवेबल होता है। इसमें कोई चक्कर नहीं इंटरेस्ट का, ये लीज रिसीवेबल होता है, ये प्योरली लीज रिसीवेबल होता है। नेट इन्वेस्टमेंट, ये देखें, नेट इन्वेस्टमेंट ये प्योरली लीज रिसीवेबल होता है। ये देखें, नेट इन्वेस्टमेंट लीज रिसीवेबल, इसमें नहीं होता इंटरेस्ट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट टू बी प्रेजेंटेड इन करंट एसेट एट 31 दिसंबर 17? लीज रिसीवेबल लफ्ज नहीं अब उसने यूज किया, अब उसने नेट इन्वेस्टमेंट लफ्ज यूज किया एज एट 31 दिसंबर 17। तो फिर हाँ, तो फिर लाइन क्यों? हाँ ठीक है, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। ये एक नॉन करंट है तो ये करंट, तो लिखते हैं 23 पॉइंट, ये कितने लोगों का सही था? ओके, 23.7। अच्छा, अब आप ऐसा करें, कल वाला सॉल्यूशन खोलें लेसी का, कल वाला लेसी का सॉल्यूशन खोलें। करंट टैक्स की वर्किंग और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग खोल ली आपने? खोल ली कल वाला सॉल्यूशन? अब मैं आपको आधा मिनट दे रहा हूं, मुझे 0.5 सॉल्व कर दें। 0.5 आज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस में, ये कल वाले लेक्चर से रिलेट करता है। कल टाइम नहीं था इसलिए नहीं करवाया था। आज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस लेक्चर 7 वाले में 0.5 सॉल्व कर दें। कल वाला सॉल्यूशन सामने रखें, जल्दी हो जाएगा। टिक क्रॉस करते रहें, ट्रू ट्रू को टिक करते रहें। पे आ रही है। अब इसकी नेचर या तो लायबिलिटी हो सकती है, या कॉन्ट्रा एसेट हो सकती है, या इनकम हो सकती है। क्रेडिट साइड पे 3 ही नेचर्स हो सकती है ना, या इसकी नेचर लायबिलिटी हो सकती है। लायबिलिटी तो ये है नहीं कि किसकी तरफ हम लायबल है, फायदा आ गया हमें। एडेड बैक इन अकाउंटिंग प्रॉफिट टू कैलकुलेट द करंट टैक्स। जाके देखें करंट टैक्स में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को क्या साइन लगाया था कल हमने?
add. Is it true? Yes. Or in current tax, rent payment should be deducted from profit for calculating current tax. जी ट्रू, बिल्कुल ट्रू. वो रेंटल माइनस हुआ है 30 का. राइट ऑफ यूज हैज अ टैक्स बेस ऑफ निल. यहां तक तो इसकी बात ठीक है. राइट ऑफ यूज हैज अ टैक्स बेस ऑफ निल. अच्छा, राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू बताएं, कल वाली क्लास में क्या थी? और टैक्स बेस, राइट ऑफ यूज हैज अ टैक्स बेस ऑफ निल रिजल्टिंग इन टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस. ऑब्वियसली जब राइट ऑफ यूज आएगा और टैक्स बेस जीरो होगी तो एसेट की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से हमेशा ज्यादा आएगी. तो देख लें कल डिफरेंस कौन सा था? टैक्सेबल. लीज लाइबिलिटी हैव अ टैक्स बेस ऑफ निल. यहां तक इसकी बात ठीक है. लीज लाइबिलिटी हैव अ टैक्स बेस ऑफ निल रिजल्टिंग इन डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस. जाहिर बात है, if carrying amount of liability is greater than tax base of liability then it will result in deductible temporary difference. तो पॉइंट 3 में आपने लिखा रूल 1 लगेगा if carrying amount of asset is greater than tax base of asset, और पॉइंट 4 में रूल 2 लगा. अच्छा, 4 बड़ा अजीब सा ऐसे ही बनाया हुआ इसने. The accountant of an entity is confused by the term tax base. आप उसे कहें अभी तक तो हम कंफ्यूज नहीं थे, लेकिन तुम्हारी स्टेटमेंट पढ़ के हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं. What is meant by tax base? टैक्स बेस क्या होती है? द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल इन फ्यूचर पीरियड. नहीं, टैक्स बेस टैक्स पेएबल तो नहीं होता. एक बार याद रखिएगा, जो टैक्स बेस होती है, देखें इधर, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, इस पे रेट लगा होता है. अभी इसका तो डिफरेंस निकलता है, फिर डिफरेंस पे रेट लगता है. चलें ये उस वक्त करेंगे जिस वक्त वर्किंग खुली होगी डेफर्ड टैक्स की. छोड़ें इस बात को, पॉइंट 4 को छोड़ें. अच्छा, टैक्स अथॉरिटीज, लेट आने वाले हजरात एक दो ही लेट आए, आपने बड़ा इंतजार करवाया. अच्छा, टैक्स अथॉरिटीज लेसर की अकाउंटिंग और लेसी की अकाउंटिंग को कैसे देखते हैं? जिस वक्त एसेट लीज पे दिया जाता है तो टैक्स अथॉरिटीज की नजर में लेसर क्या कहता है? टैक्स वालों की नजर में नंबर 1, आई ओन द एसेट, क्योंकि इसके पास लीगल राइट होता है. आई ओन द एसेट. नंबर 2, मैं एसेट ओन कर रहा हूं, that's why I will record rent received as income. मैं रेंट जो रिसीव करूंगा उस इनकम रिकॉर्ड करूंगा. स्ट्रेट लाइन बेस पे नहीं, स्ट्रेट लाइन बेस पे इजाजत नहीं है. ये टैक्स व्यू बता रहा हूं लेसर का. I will depreciate asset I will depreciate asset using tax depreciation rate. Useful life नहीं, using tax depreciation rate. मैं एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा यूजिंग टैक्स डिप्रिसिएशन रेट. किनका डेप्रिसिएशन रेट यूज करूंगा? टैक्स की किताब खोलूंगा. तो दिस अकाउंटिंग इज वेरी सिंपल. दिस अकाउंटिंग इज मैन देसी अकाउंटिंग. एसेट खरीदा, किराया आया, एसेट डिप्रिशिएट कर गया, ये लेसर कहते हैं. अच्छा जी, लेसी क्या कहते हैं? I will record rent paid as an expense. लेसी कहते हैं मैं रेंट पेड को क्या रिकॉर्ड करूंगा? एक्सपेंस के तौर पे. बस मैं रेंट पेड को एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा, बात खत्म. ये लेसी का व्यू है. अच्छा, हमने कहा जी भाई वो किधर फिर रहे हो मोहतरम, ये गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी नहीं है, ये तो लैपटॉप है. ये तो लैपटॉप है, ये तो लो वैल्यू एसेट है. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेसी विल स्टिल से आई विल रिकॉर्ड रेंट पेड एज एन एक्सपेंस. भाई ये जो लो वैल्यू एसेट है, शॉर्ट टर्म लीज है, फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है,
इस सारा का सारा ये अकाउंटिंग वालों के अल्फाज हैं, इनमें कोई भी टैक्स वालों का अल्फाज नहीं है। जब वो मैंने आपको पहले दिन लाल किताब खरीदा है, ये वो चीज है, और ये जो खरीदने के बदले पैसे पे किए हैं ये वो है। ठीक है जी, अब आप बता दें 50-40, आप बता दें 40 वाली चीज कितने में खरीदी? 50 में, तो नाम के कितने पैसे दिए? इट इज पॉजिटिव गुड में कोई फाइनेंस नहीं, कोई ऑपरेटिंग नहीं, आपका एसेट है, आप किराया लो और डेप्रिशिएट करो। लेसी कह रहा होगा ये मेरा नॉर्मल लीज है, मैं इसको बैलेंस शीट में रखूंगा। लेसी कह रहा होगा ये शॉर्ट टर्म लीज है, मैं इसे बैलेंस शीट में नहीं रखूंगा। ये लो वैल्यू एसेट है, मैं इसमें बैलेंस शीट में नहीं रखूंगा। टैक्स वाले कह रहे होंगे तुमने तीनों बातें की, तीनों के तीनों एसेट जब तुम लेना, हमारी राय यही है, वी विल रिकॉर्ड रेंट पेड एज एन एक्सपेंस। तो आईएफआरएस वाले जिसको नॉर्मल लीज कह रहे हैं, जिसको शॉर्ट टर्म लीज कह रहे हैं, जिसको लो वैल्यू एसेट कह रहे हैं, उन तीनों के बारे में ये टैक्स वालों की राय है। आईएफआरएस वाले जिसको फाइनेंस लीज कह रहे हैं, जिसको ऑपरेटिंग लीज कह रहे हैं, उनके बारे में टैक्स वालों की ये राय है। यानी टैक्स अथॉरिटीज की नजर में देयर इज नो तसव्वुर ऑफ, बोले फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज। टैक्स अथॉरिटी की नजर में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लीज एंड लो वैल्यू एसेट। वो किसी भी लीज को लीज नहीं मानते, वो बस क्या कहते हैं, जब भी एसेट दिया जाए तो क्या होता है, एसेट खरीदा, किराया आया, और ये ऑपरेटिंग लीज से भी मिलती जुलती अकाउंटिंग नहीं है। अगर कोई कहे ये ऑपरेटिंग लीज से मिलती जुलती अकाउंटिंग है तो बिल्कुल बात गलत है। टैक्स वाले ऑपरेटिंग लीज से मिलती जुलती अकाउंटिंग में नहीं करते। ऑपरेटिंग लीज में दो फर्क हैं, वो लोग डेप्रिशिएट करते हैं यूजफुल लाइफ पे, ये कोई अपनी बेसिस यूज करते हैं। टैक्स वालों के अपने ही रेट होते हैं डेप्रिसिएशन के, उनका हमें हिकमत भी नहीं पता होती। ठीक है, हिकमत की दुकान भी नहीं हमारी, तो ये हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। सेकेंडली, अकाउंटिंग वाले ऑपरेटिंग लीज में रेंटल इनकम को स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम इधर क्या करेंगे, टैक्स वाले बस जितना किराया आया डेट इज इनकम। वो कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस? कैश बेसिस अकाउंटिंग पे चल रहे हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल अकाउंटिंग। ये टैक्स वालों की नजर में एसेट की अकाउंटिंग होगी। और लेसी की किताबों में वो क्या कह रहे होंगे, देयर इज नो शॉर्ट टर्म लीज, देयर इज नो लो वैल्यू एसेट, देयर इज नो नॉर्मल लीज। Lease is not a lease. You have acquired asset, you are paying rent. आप रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट को एक्सपेंस में डालें बस। So this accounting is very simple. बारिश के आसार तो नजर नहीं आ रहे आपके ऊपर, तो लेट क्यों हो गए? आगे आ जाए, आज तो खुले होके बैठे हैं सारे, बैगों के लिए भी जगह रखी हुई है। कल हमने क्या किया था लेक्चर 6 में, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ रेंट टू बी डिडक्टेड व्हेन पेड। कल हमने क्या किया था, टैक्स अथॉरिटीज, कल हमने क्या किया था, टैक्स अथॉरिटी, और ये लफ्ज लिखा हुआ था पास पेपर के सवाल में जो होमवर्क में दिया था, ये लफ्ज लिखा हुआ था पास पेपर के सवाल में, ये लाइन लिखी हुई थी, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ, बोले रेंट टू बी डिडक्टेड व्हेन, ये वाली एडजस्टमेंट होमवर्क में हो गई थी, हाथ खड़ा करें, ये होमवर्क में दी हुई थी सेल ऑफ स्टॉक की, आपने नहीं हाथ खड़ा किया होमवर्क, यानी आपने होमवर्क नहीं किया, ठहरो, आपने होमवर्क नहीं, तो ये हमने लेक्चर 6 में किया था। लेसी की काउंटिंग कल हमने की थी।
लेसी ने जब एसेट लीज पे लिया था तो टैक्स वालों की क्या राय थी? इंटरेस्ट और डिप्रेशिएशन रिकॉर्ड करो या सिर्फ किराया रिकॉर्ड करो? अच्छा, अब इसी बुनियाद पे बता दें, राइट ऑफ यूज नजर आ रहा था टैक्स वालों की बैलेंस शीट में? लीज लायबिलिटी नजर आ रही थी? इंटरेस्ट पेबल नजर आ रहा था? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या नजर आ रहा था? रेंट पेड। ओके, अब आप बता दें, थोड़ी देर के लिए ना भूल जाएं कि आपने अकाउंटिंग्स क्या पढ़ी हुई है, और मुझे बता दें जब भी पेपर में सवाल आया करेगा लेसर का, तो IAS 12 की रोशनी में टैक्स वाले एक एक करके जवाब दीजिएगा। टैक्स वाले अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या शो करना पसंद करेंगे? टैक्स वाले अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या शो करना पसंद करेंगे? रेंटल इनकम और डेप्रीसिएशन बेस्ड ऑन टैक्स डिप्रीसिएशन रेट। भाई टैक्स रूल्स होते हैं ना, फिक्स होते हैं, उनमें डेप्रीसिएशन रेट यूजफुल लाइफ को देख के लिए निकाले जाते हैं, उनकी अपनी लॉजिक्स होती हैं। तो टैक्स डेप्रीसिएशन के रेट यूजफुल लाइफ से डिफरेंट होते हैं। यूजफुल लाइफ को डेप्रीशिएट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ओके, नहीं किया जाएगा। ओके, आप बता दें जब भी मैं टैक्स वालों की बात करूंगा तो टैक्स वाले लेसर के केस में, अब आपने ये नहीं पूछना लेसर के फाइनेंस लीज के केस में कह रहे हैं या ऑपरेटिंग लीज के केस में कह रहे हैं। नो नो, लेसर उसको अकाउंटिंग की नजर में जो मर्जी लीज कहे, ये इसकी ये वाली आंख जो है ना, ये वाली आंख टैक्स की नजर से चीजें देख रही होती है, और ये वाली आंख IFRS की नजर से चीजें देख रही होती है, और ये वाली आंख IFRS की नजर से चीजें देख रही होती है। इस वक्त हम किसकी नजर से चीजें देख रहे हैं? टैक्स की नजर से। अब दिमाग में गुंजल बनता है, अकाउंटिंग वाले ये कह रहे हैं, टैक्स वाले ये कह रहे हैं, मैं किधर जाऊं? मैं ऊपर। ओके जी, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या शो करता है लेसर? रेंटल इनकम बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन? नो, रेंटल इनकम बेस्ड ऑन रिसीट बेसिस। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या शो करता है? डेप्रिसिएशन यूजिंग टैक्स डिप्रिसिएशन रेट। ये दो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। मैंने माना ये थोड़ी थोड़ी ऑपरेटिंग लीज से मिलती जुलती चीजें हैं, ऑपरेटिंग लीज में भी यही होता है, लेकिन वहां रेंटल स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड होते हैं और डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो तकरीबन ऑपरेटिंग लीज से मिलती जुलती चीज है। ठीक है, वो फाइनेंस जो ऑपरेटिंग कह रहा हो ये ऑपरेटिंग ही कहते हैं टैक्स वाले, लेकिन ऑपरेटिंग का भी एक मॉडिफाइड वर्जन आपके सामने आ रहा है, सिंपल वर्जन। ओके, अच्छा आप बैलेंस शीट में बता दें क्या जाएगा? ऑपरेटिंग लीज में क्या जाता था? एसेट और अनअर्न्ड या रेंट रिसीवेबल। एसेट जाता था और अनअर्न्ड रेंटल इनकम या रेंट रिसीवेबल। आप बता दें इधर क्या जाएगा बैलेंस शीट में? एसेट जाएगा और अनअर्न्ड, या वो कैसे जा सकता है? रेंट तो रिसीव्ड बेस पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो जितना कैश आया वही इनकम। एंट्री क्या? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट।
जो किराया आया वही इनकम, तो देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ। आप बता दें, अगर मैं आपसे पूछूं करंट टैक्स की वर्किंग में आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिवर्सल आपको आती है, रिवर्सल सिखा दी हुई। रिवर्सल क्यों सिखा दी हुई? क्योंकि आईएफआरएस के सारे रूल हमें आते हैं। जो मर्जी लीज हो, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस। मोबाइल ना काट यार, इस वक्त बात ऊपर पहुंची हुई है। आपको पता है आईएफआरएस के क्या रूल्स हैं? अगर आपको आईएफआरएस के रूल्स पता है तो उनको रिवर्स कर दिया करना है, उनको रिवर्स। अच्छा, आप बता दें करंट टैक्स की वर्किंग में क्या रिकॉर्ड किया करेंगे? बोले 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 बोले। रेंट रिसीव्ड इस बुनियाद पे। और पॉइंट 3 पढ़ के बताएं, और क्या रिकॉर्ड किया करेंगे? डेप्रीसिएशन बेस्ड ऑन नहीं, टैक्स रेट नहीं, वो कोई और रेट होता है। टैक्स डेप्रीसिएशन वो टैक्स जमा कराने का रेट होता है, वो नहीं, टैक्स डेप्रीसिएशन रेट। और बैलेंस शीट में, टैक्स वालों की बैलेंस शीट जिसको आप टैक्स बेस कहते हैं, टैक्स बेस में क्या शो किया करेंगे? एसेट, बिकॉज आई ओन द एसेट। कल वाली क्लास ली थी? करंट टैक्स में क्या किया था? करंट टैक्स में क्या रिकॉर्ड किया था? रेंट रिसीव्ड या रेंट पेड? नंबर 1। कल वाली क्लास ली थी? अच्छा, बैलेंस शीट में क्या शो किया था? राइट ऑफ यूज। बंदा इधर से मारकर पकड़े, ऐसे मारे जी बंदे, राइट ऑफ यूज। किन चक्करों में कौन था? जी, बैलेंस शीट में टैक्स वालों की नजर में क्या शो किया था? राइट ऑफ यूज शो किया था या कुछ शो नहीं किया था? कुछ शो नहीं किया था। ठीक है, तो आप बता दें अकाउंटिंग सिंपल हो गई या आसान? सिंपल हो गई, बिल्कुल। टैक्स वालों की नजर में बता दें लेसर बैलेंस शीट में क्या क्या शो किया करेगा? जल्दी, लेसर बैलेंस शीट में क्या शो किया करेगा? एसेट शो किया करेगा। बैलेंस शीट में एसेट शो किया करेगा। और रेंट किस बुनियाद पे शो किया करेगा? रिसीव्ड की। इख्तलाफ आएगा फिर, क्योंकि अकाउंटिंग वाले स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और दूसरा डेप्रिसिएशन, लेकिन कौन सी वाली? टैक्स डेप्रिसिएशन रेट्स पे। और इधर बनाएं, जब टैक्स वालों का प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा क्या आएगा? कल माइनस किया था। अच्छा, टैक्स वालों की बैलेंस शीट में क्या आया था? कुछ भी नहीं आया था, 0 आया था। अच्छा, एक बात अगर आप पूछना चाहें तो वो भी है, क्या कहते हैं, आईडीसी पेड, ये भी एक्सपेंस है। अगर ये आईडीसी पे करे ये भी एक्सपेंस होगा। आईडीसी, इसके लिए भी एक्सपेंस ही होगा, बस जो लॉयर को पैसे दिए वो एक्सपेंस ही है। आईडीसी अगर हुई तो करंट टैक्स की वर्किंग में बस हमेशा लेस करनी है। बहरहाल छोड़े परे, जो चीज बार बार पेपर में नहीं आती उससे क्या जिक्र करना। बेसिक कॉन्सेप्ट इस वक्त खराब ना हो हमारा। बार बार बताएं, लेसर की बैलेंस शीट में क्या जाएगा? एसेट। और रेंट पूरा रेंट रिसीव्ड और डेप्रिसिएशन कौन सी वाली? टैक्स डेप्रिसिएशन रेट लगा के। और लेसी की बैलेंस शीट में कल क्या गया था? टैक्स वालों की नजर में। और लेसी के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा? रेंट पेड। बस ओके। चलें जी, वर्किंग शुरू करते हैं करंट और डेफर्ड टैक्स की। आज सवाल किसका है? लेसर का। आज मैं ये करूंगा टैक्स वालों की नजर में। ये आपने घर में जाके ना बार बार बोलनी है बातें बहुत सिंपल हैं और सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अकाउंटिंग है। काश अकाउंटिंग वालों का भी यही वर्जन होता तो लीज 16 दिन ना चलती, 1 दिन चलती। ओके,
चलें जी। जनरल एंट्रीज तो मेन है सवाल की। ये वर्किंग 1 हो गई, वर्किंग 2 खोलते हैं। आज इसको भी सर्दी लगी है। कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2 साल की करनी है मैंने वर्किंग, 2015 और 2016। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताइए। ओके, लेट अस स्टार्ट। Okay, it is the format. Tax rate, tax rate, tax rate, tax rate 32%. Okay, I will use blue marker. Please be attentive. I will use blue marker for reversal and I will use red marker for recording. So please tell me what is the type of lease as per accounting rules, as per this eye. What is the type of lease? Finance lease. आपको याद होगा फाइनेंस लीज में लेसर सिर्फ कौन सी इनकम रिकॉर्ड करता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में? इंटरेस्ट इनकम। सिर्फ कौन सी इनकम रिकॉर्ड करता है? एसेट 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 इनकम। लेसर सिर्फ कौन सी रिकॉर्ड करता है? इंटरेस्ट इनकम। तो आपको पता है फाइनेंस लीज में लेसर कौन सी इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करता है? इट इज अ फाइनेंस लीज एज पर अकाउंटिंग रूल्स। जी बोलें, लेसर ने कौन सी इनकम रिकॉर्ड की होगी? इंटरेस्ट इनकम। इसको रिकॉर्ड हुआ रहने दें या रिवर्स कर दें? क्योंकि टैक्स वालों के अपने रूल्स हैं, तो जो अकाउंटिंग वालों ने गन मारा है उसको रिवर्स करें। हाउ टू रिवर्स इट? इंटरेस्ट इनकम को कैसे रिवर्स करूं? कल इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिवर्स किया था, आज किसको रिवर्स करें? इंटरेस्ट इनकम को। कैसे? अच्छा, अकाउंटिंग वालों ने जो किया मैं इसे ब्लू मार्कर से रिवर्स कर देता हूं। इंटरेस्ट इनकम रिवर्स कर दें। अच्छा जी, 31/12/15 की इंटरेस्ट इनकम कहां नजर आती है? ओ इधर ना देखिए, एंट्रीज नहीं मांगी होंगी पेपर में। 31/12/15 की इंटरेस्ट इनकम कहां पड़ी हुई है? बोले 1/1/16 को कितनी? 11.3। ओके, रिवर्स इट। So it is very simple. You have reversed what the accountants have done. कल रिवर्स करने के लिए हमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी पड़ी थी, आज हमें सिर्फ क्या रिवर्स करना पड़े? Now the thing is very simple. Just come here. It is the tax view. Number 1, record and based on, बस सिंपल। ये करंट टैक्स के अंदर कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग मारें जी। अब बता दें 15 के कैलेंडर में कितना किराया आया? नजर मारें, नजर मारें। ये 15 के कैलेंडर में आया, ये 16, 15 में डाउन पेमेंट भी आ सकती थी। 15 के कैलेंडर में कितना किराया आया? टैक्स वालों की नजर में कभी भी इधर से आगे नहीं जाना, क्योंकि उनको क्या प्रिंसिपल इंटरेस्ट से, उनको वाइस प्रिंसिपल से कुछ नहीं, तो उनको प्रिंसिपल इंटरेस्ट से क्या, तो उनके लिए सिर्फ इस कॉलम में रहना है। जी बताएं कितना किराया दिया? 30। आप बता दें जो 30 का किराया दिया, ये किराया जो है वो हमें रिसीव हुआ, तो लेसर इसको इंटरेस्ट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करेगा या रेंटल इनकम के तौर पे? आप बताएं रेंट में कैसे रिकॉर्ड करूं?
अकाउंटिंग वालों ने तो नहीं रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है। रेंट रिसीव्ड के लिए साइन बताएं, रेंट रिसीव्ड के लिए साइन बताएं। एड रेंट रिसीव्ड इन 15 विल बी रिकॉर्डेड इन 15 जी। हाउ मच? 30। सेकेंडली डेप्रिसिएशन कौन, लेकिन कौन सी? यूजफुल लाइफ नहीं अब देखनी। टैक्स डेप्रिसिएशन रेट, टैक्स डेप्रिसिएशन रेट बताएं कितने परसेंट? 20%। ओके जी। कॉस्ट नो नेट इन्वेस्टमेंट, उन लीज आती नहीं उनको। कॉस्ट ऑफ एसेट 120 इंटू 20%, 24। कैसा लगा बताया? अकाउंटिंग वालों का रिवर्स कर दें इनकम, ये आपने लीज में बहुत सीखा हुआ है, इंटरेस्ट इनकम आती है, इसको रिवर्स कर दें और जो उनकी ख्वाहिश है टैक्स वालों की उसे क्या कर दें? रिकॉर्ड कर दें। रेंट रिसीव्ड किस साइन के साथ आएगा? पॉजिटिव। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिवर्सल हो रही है? रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके एक मिनट। अच्छा भाई, लेसर क्या कहता होता था अकाउंटिंग के जूते पहन के? ये मेरा एसेट नहीं है, मैंने बेच दिया है, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं। टैक्सर कह रहे हैं खुदा का खौफ कर, जूती तारी लगाओ इसको, तेरा एसेट है, किराया आया है, डिप्रिशिएट कर। तुम्हारा एसेट है, किराया आया है, डिप्रिशिएट करो। वो क्या कहता था फाइनेंस लीज में? वो क्या कहता था? मेरा एसेट नहीं है, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करता हूं, मैंने तो बेच दिया जी। अब पूछें। एंट्रीज नहीं करवानी उसकी, वैसे एंट्री पता है वो क्या करता है? ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, उसके बाद डेबिशन डेबिट अकाउंट डेबिशन। हाँ हमने रिसीवेबल को खत्म किया ना, प्रिंसिपल को खत्म किया, वो डायरेक्ट इनकम में डालते हैं। चलें जी, नोट कर लें। ये देखो ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट, फिर कोई एंट्री नहीं करता, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, फिर डेबिशन डेबिट। कैश तो रिकॉर्ड दोनों जगह पे। हाँ तो हम यहाँ पे दोबारा ऐड करेंगे तो किसको किसको किसको? प्रॉफिट इसमें इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है तो बैलेंस शीट में क्या? जी ऑपरेटिंग लीज क्या कहती है? लेसर क्या रिकॉर्ड करें? सॉरी, फाइनेंस लीज क्या कहती है? लेसर क्या रिकॉर्ड करे? फाइनेंस लीज क्या कहती है? लेसर क्या रिकॉर्ड करे? फाइनेंस का लस सिर्फ आईएफआरएस के लिए प्लीज। फाइनेंस लीज क्या कहती है? लेसर अपनी अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड करें? इंटरेस्ट। इसको फौरन क्या कर दें? लेस, रिवर्स कर दें। इसकी जगह टैक्स वाले क्या कहते हैं? ये आपका एसेट है, इसे अपनी किताबों में रखो और इसको क्या करो? डेप्रिशिएट करो। आई होप कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस्ड वाली वर्किंग आप कर देंगे, ट्राई करें। लेसर की बैलेंस शीट बनानी आती है? लेसर की बैलेंस शीट बनानी आती है? वो जरा बनाएं कैरिंग अमाउंट वाली वर्किंग में। टैक्स बेस्ड वाली फिर मैं करवा देता हूं। टैक्स बेस्ड हेडिंग दें DTL/A एज ऑन 31/12/15, DTL/A एज ऑन 31/12/15। डेफर टैक्स लाइबिलिटी /एसेट रिकॉर्ड करें 31/12/15 को। पहले ना अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बना लें और इधर ना देखें। पहले अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बना लें, इधर ना देखें। पहले अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बनाएं।
उसको मैसेज करें पानी ला दे। चार 4,000 और 300। ठीक है जी, ये समझ आया। मैंने 2 और 4 एज्यूम किए, ये से भी अपने होंगे, इसको आप अलग करेंगे। ये अलग करके ये तो भाई क्वेश्चन होगा के लिए भूल जाएं कि IS 12 हमने पढ़ा हुआ है और थोड़ी देर के भूल जाते हैं कि हमने IAS 12 पढ़ा हुआ है। क्या करें? लेसर की बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनेंस लीज वाली। जी, लेसर की फाइनेंस लीज वाली बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? सिर्फ लीज रिसीवेबल आता है अगर एरियर का सवाल हो, और अगर एडवांस का सवाल हो तो इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आता है। ओके, हमारे साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे ऊपर देख के लाइन लगा दो, देख लें थोड़ी देर ऊपर। हमारे साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे आवाज से लाइन लगा दो। करंट, नॉन करंट 18.7। ये मैं इसलिए अलग अलग लिखता हूं ताकि जरा याद रहे करंट नॉन करंट कितने, वैसे कोई जरूरी नहीं है जी। ओके, ये करंट एसेट नहीं है, ये कैरिंग अमाउंट है। इंटरेस्ट रिसीवेबल आना है या नहीं आना, ये पहले डिसाइड कर लें। आना है। 31/12/15 के साल का इंटरेस्ट 31/12/15 की रात को मिल गया होगा। लाइन मिटा दिया करें इंटरेस्ट के वक्त। 31/12/15 के साल का इंटरेस्ट 31/12/15 को मिल गया होगा, नहीं मिला होगा। कब मिलेगा? तो मिलेबल है जी, तो फिर रिसीवेबल कितना बना? 11.3। Tax authorities are not saying that it is a lease, so no lease receivable and no interest receivable. Rather, they are saying it is a double asset. It is your asset. Guy, please बाहर आ जाओ, अकाउंटिंग रूल से बाहर आ जाओ and think that you own this asset, because पहली क्लास में बताया था लीगल ओनरशिप लेसर के पास ही रहती है। तो प्लीज थिंक इट इज योर एसेट। तो प्लीज अब वो क्या करना है? अच्छा किया, काम बड़ा सिंपल सा है। जो अकाउंटिंग की क्लास में पढ़ा दिया था वो करना है। ये देखें, ये जो अकाउंटिंग की क्लास में पढ़ा दिया था वो करना है, और जो अब टैक्स वाले चाह रहे हैं वो तो आपको याद आ गया और सिंपल है और समझ भी आ गया। अब जो टैक्स वाले चाह रहे हैं वो कहते हैं, टैक्स वाले बैलेंस शीट में क्या चाह रहे थे? एसेट। हमने क्या शो किया हुआ था? रिसीवेबल। लेकिन टैक्स वाले कह रहे थे पीपी ओन्ड शो करो। चलें जी, फिक्स्ड एसेट। टैक्स वाले तो कहते हैं इसको फिक्स्ड एसेट पीपी के तौर पे शो करो। अकाउंटिंग वाले इसका एसेट नहीं मान रहे। Hey man, it's gone. It's a story of past. It's gone now. अकाउंटिंग वाले इसको एसेट नहीं मान रहे, टैक्स वाले कह रहे हैं यही तो एसेट। assumed figures 2-4 दिन बाद रिवीजन करेंगे ना तो फिर याद नहीं रहेगा कि ये फिगर्स इस सवाल की थी या दाल दाल उल्टा दाल। ओके जी, कितने लोगों ने मन्नो ऑन इसी तरह बनाया था? हाथ खड़ा करें। क्या गलती की थी? कितना बना लिया था? इतना। वेल डन, इतना बना लेना चाहिए था। फिर टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? इट इज नॉट लीज रिसीवेबल, इट इज नॉट इंटरेस्ट रिसीवेबल, मैन इट इज योर एसेट, ट्राई टू रियलाइज इट इज योर एसेट। ओ अच्छा,
ये मेरा एसेट है अभी तक, तो अगर मेरा एसेट है तो ठीक है, फिर मैं बैलेंस शीट में शो कर देता हूं। मेरा एसेट है, हाँ मेरा एसेट है, मैं फिर डेप्रिशिएट कर देता हूं। मेरा एसेट है, फिर ये किराया है, फिर ये किराया है मेरे एसेट का। यू मैन, अच्छा सिंपल लगे या मुश्किल लगे? सिंपल है, वेरी सिंपल। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट अगर बनानी हो तो फिर आप उसमें करंट नॉन करंट अलग अलग शो करेंगे। बैलेंस शीट तो मांगी नहीं ना उसने, करंट कैरिंग अमाउंट की वर्किंग बस मांगी है। बैलेंस शीट अगर मांगे तो करंट नॉन करंट अलग अलग शो कर दे। यहां पे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इकट्ठा लिख, खैर अलग से भी लिखेंगे, दोनों ग्रेटर ही आना है एंड। इट इज जस्ट अ वर्किंग, इधर ही रहेंगे। लास्ट टाइम मेक अ पिक्चर इन योर माइंड। सारे ऊपर देखें, ये हमने लीज की क्लासेस में किया था। ये देखें 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 भाई, देखें 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 देखें, ये हमने लीज की क्लासों में किया था। ये भी करें और इंटरेस्ट रिवर्स कर दें। टैक्स वाले कह रहे हैं नो, ये समझ आया था, ये समझ आई थी बात, तो अप्लाई कर दें बस। राइटर ऑफ पीनी ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, सारे ऊपर जाने की तैयारी करें, ऊपर जाएं। 63 ओके, इट्स माय फॉल्ट। अच्छा 75 इन, तो बड़ा सिंपल। हाँ 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 सारे लगे, ये इस तरह समझ आ रहा है। अब इस तरह समझ आ रहा है, जस्ट अप्लाई, जस्ट अप्लाई। एथे आ, रेंट किस साइन के साथ? पॉजिटिव। डेप्रिसिएशन किस साइन के साथ? नेगेटिव। एसेट कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। ओके, बच्चों को दिखाएं, रात 8 बजे में दिखाएं, दरवाजा खोलें। ठीक है भाई, अबू बकर भाई दरवाजा खोलें। ये रात के 8:30 बजे हैं, देख सबने जाना है एक दिन, देख लें। ओके, इंशाल्लाह फजर में क्लास खत्म हो जाएगी। ओके, अब आपने सिर्फ क्या लगाने वाला रह गया? नहीं, रेट नहीं लगाने। अब ये काम बैलेंस शीट के फेस पे कर लिया, दूसरा एरो तो नहीं बनाया, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, टाइम जाया होगा। दूसरा एरो नहीं बनाना 35 और उसका, वो एरो नहीं बनाना, टाइम जाया होगा। आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम बिकॉज टाइम इज टाइम। जी बोलें, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स, दिस इज एसेट, इज ग्रेटर देन, then it will result in taxable temporary difference। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है आज। इधर if carrying amount of asset is greater than tax base of asset, then it will also result in taxable temporary difference। But today for you guys, rule number 3, if बोले if carrying amount of asset is less than tax base of asset, तो भाई फिर तो रूल ऑपोजिट होगा, फिर टैक्सेबल नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, फिर इट विल बी डिडक्टेबल टेम्पोरेरी difference, then it will result in deductible temporary difference, which when multiplied with the tax rate will give you deferred tax asset। तो ये रूल 1 का ऑपोजिट है, ये 1 का ऑपोजिट है। इस तीसरे रूल की भी किसी दिन लॉजिक डिस्कस कर लेंगे, किसी दिन टाइम निकाल के आप आइएगा। बारिश बुरिश ज्यादा हो रही हुई तो आराम से बैठ के फिर
ओके, हाथ लगेंगे, रात होगी है, डर लगना है तुझे रास्ते में। ओके जी, बता दें, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, इधर तो ग्रेटर थी ना, देन इट इज, जो दो दोस्त आपका नहीं आया आज, उसके घर चले जाना है आपने, उसे कहें चाय तैयार रखो, मैं तुम्हें समझाने आ रहा हूं, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ओके, मारें जी टोटल 5.3 क्या है मैन? टी टी डी डी टी डी, बोलो टी टी डी डी टी डी, बोलो टी टी डी, सर मारे यार जी। व्हाट इज इट? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 5.3। टीटीडी सर चढ़ के बोला, डीटीडी गायब हो गया। इतना टीटीडी आया, इतना टीटीडी आया कि डीटीडी भाग गया। ओके, टैक्स एट द रेट ऑफ 32%। अच्छा जी, टीटीडी विल ऑलवेज गिव डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जी 1.7, व्हाट इज दिस? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कैरी डाउन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कैरी डाउन। किस टाइम सोए थे रात को? खड़े हो जाओ। मैं 9:30 पौने 10 सो गया था। आप किस टाइम सोए थे? 11:30 बजे, क्योंकि नींद आ रही है। बैठ जाओ, सो जाया करें, 8:30 9 बजे तक सो जाया करें, आराम से फिर सुबह उठ के पढ़ें। ओके, अब कौन सा अकाउंट बनाना है? डेफर्ड टैक्स। अब डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनाना है। वर्किंग नंबर 4, deferred tax liability / asset. Can anyone tell that it is carried down or brought down? Carried down. It is carried down as on 31/12/15. Brought down, carried down. $1.7। अच्छा मुझे बताएं, ये लीज इस साल शुरू हुई है या पिछले साल के एंड पे भी थी? अटेंटिव रहा करें, पूरा फीस दी हुई है। ये लीज इस साल शुरू हुई है या पिछले साल के एंड पे भी थी? इस किस अमाउंट से एंट्री होगी? गेन लेस साल शुरू हो रही थी। ये जब होमवर्क वाला सवाल बोला जाता है, कुछ लोगों का दिल धड़कता है की होया सी उस सवाल च होया सी भाई, तू भी कीता सी? अच्छा तू भी नहीं कीता, मैं भी नहीं कीता, चलो दोवें इकट्ठे ही बैठा करांगे। ओके, ब्रॉट डाउन 0। तो ब्रॉट डाउन इसलिए 0 कि पिछले साल के एंड पे ये एसेट ही नहीं था। नाउ बैलेंसिंग, मैन इट्स DTE, it's now GTE. Okay, you have to do the practice of it.
Oh, okay, guys. What is GTE? 1.7. So it's a time to pass the journal entry. The man sitting at the last wearing glasses will stand up. Man, it's time to pass the journal entries. You will pass the journal entry. Tell me the, oh, ये कितना है? 290, 4.7. 90, 4.3. You man sitting at the last, please tell me the entry of 94.3 in the Angrezi style. CTE David, bolo. CTE David. David. Okay. Credit. Credit. Amount. Okay. No. Asset till balance sheet date. Till balance sheet date. It's over now. It's over now. Okay. ठीक है. Keep standing. जी अमाउंट बता दें. ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि जनरल एंट्रीज कर दें. जनरल एंट्री हमेशा टी काउंट से करनी है, डेफर टैक्स की स्पेशली. उधर से भाई पानी लाने को कहा था. इन ट्रांजिट है. क्या हुआ भाई, उधर क्यों हो गए? इसको अच्छा पूरा बना गया. आपके साथ वाला रियल चैंपियन वो ये 3 फिगर्स यहां पे लिखेगा अगले साल की, और उसके बाद वो ये फिगर्स अगले साल की लिखेगा, ये निकालेगा, टी काउंट बनाएगा. ओके चलें. स्टार्ट. एंट्रीज किए बगैर बट डायरेक्ट अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में सब पड़ा हुआ है, देखने वाली आई होनी चाहिए. जो लोग कर चुके हैं दूसरे साल का भी, यानी दे आर ऑलरेडी इन कराची, so they should try to be on Sahel Samandar and they should prepare a note. खुश दिली से बनाए नोट. और जिसका नोट दोनों सालों का रिकनसाइल हो जाए वो हाथ खड़ा कर दे. एक मुकास भाईजान आप सीधे हो जाए, मैं आपको यही कह सकता हूँ. दाना ले आते हैं आप. कल से ही चला पक्का. चलो भाई देखें जरा, सुबह हो गई है. आप देखें, नॉन सीरियस लोग देख रहे होंगे पीछे. अच्छा अभी हो रही है, ठीक है. जल्दी 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 जल्दी. रजिस्टर चेक होंगे, सबके रजिस्टर पे नोट चेक होगा.
Okay. How I will start the question. जरा आप थोड़ा जरा थॉट प्रोसेस देखिएगा। मैं सबसे पहले सवाल को देखूंगा और सवाल को देख के जज करूंगा। भाई इस वक्त छोड़ दो सारे काम। मैं सवाल को देख के जज करूंगा लीज लेसर किया लेसी किया, तो मुझे पता चल जाएगा लीज लेसर किया। अब मैं बिल्कुल ये नहीं सोचूंगा IAS 12 क्या कहता है, मैं ये सोचूंगा कि लेसर क्या करता है, तो मुझे पता चलेगा ये लेसर फाइनेंस, भाई ये लेसर फाइनेंस लीज वाला लेसर है। अब मैं क्या करूंगा जी, मैं सबसे पहले पेपर में इजी मार्क्स गेन कर लूं और मैं लेसर की जो अकाउंटिंग लीज में पढ़ी है उसको रिवाइज कर लूं। तो लेसर की जो लीज के अंदर अकाउंटिंग पढ़ी है पहले वो मैं सोचूंगा। मैं कहूंगा लेसर लीज में इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करता था। अच्छा चलो, ये तो मैंने लीज की क्लासों में पढ़ ली थी बात, इंटरेस्ट इनकम। और लेसर बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल शो करता था और एडवांस का सवाल है इंटरेस्ट रिसीवेबल शो करता था। चलो ऐसा करते हैं, लेसर का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना लेते हैं अकाउंटिंग वालों का, ताकि पेपर में इजी मार्क्स गेन हो जाए। अब मैं सोचूंगा 16 के साल का इंटरेस्ट 16 के आखिरी दिन मिल जाएगा, एडवांस का सवाल हुआ 17 के पहले दिन मिल जाएगा, तो 16 के साल की इंटरेस्ट इनकम इज 9। ऐसे ये मेरा थॉट प्रोसेस होगा। चलो भाई, लेसर की बैलेंस शीट फाइनेंस लीज की क्लास में इतनी दफा बनाई हुई है कि अक गए हैं बना बना के। चलो बना लेते हैं। 16 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 16 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। ये इजी मार्क्स गेन हो रहे हैं और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के पेपर में साथ में जो बैठा हुआ वो परेशान हो रहा है देख के। अच्छा, तो 16 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 16 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। ये करंट पोर्शन है, ये पहला नॉन करंट पोर्शन है। 21 प्लस 50.3 71.3। अब मैं ये सोचूंगा कि क्योंकि एडवांस का सवाल है इसलिए इंटरेस्ट भी कुछ रिसीवेबल होगा। वो कितना है? 9। 31 12 16 का इंटरेस्ट
यकम जनवरी 17 की सुबह रिसीव होगा। इसका लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा था इंटरेस्ट जब भी आएगा से लाइन से कोई ताल्लुक नहीं। I have gained some easy marks and it is what was done many of the times in accounting class. लेसर की बैलेंस शीट भी हम बनाते थे और लेसर का प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते थे, बस अभी मैंने ऐड नहीं किया, रिवर्स किया। ये थोड़ा सा मैंने ध्यान रखें। अब सिंपल सी बात मैं सोचूंगा, एक दफा क्लास में बैठे हुए थे, बारिश का दिन था, सुबह सुबह मैं हिम्मत करके चला गया था क्लास में। एक डायग्राम बनी थी, एक गड्डी थी, उसके नीचे लैपटॉप था, लेफ्ट पे एक गाय था, उसका नाम था लेसर। उसने सिंपल सी बात की थी कि ये एसेट मेरा है, मैं इसका किराया ले रहा हूं और इसको डेप्रिशिएट कर रहा हूं। अब मैं ये देखूंगे बैलेंस शीट में क्या करना है, प्रॉफिट लॉस में क्या करना है। अच्छा, रेंट को रिकॉर्ड करना है, चलो कर लेते हैं, लाल लाल, ओके, रेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। रेंट रिसीव्ड इन 16, एरियर का सवाल हो तो 31/12/16 को मिला होगा, एडवांस का सवाल हो तो यकम जनवरी 16 को मिला होगा, बस जो रिसीव हुआ, रेंट रिसीव्ड इन 16, ये मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं। रेंट रिसीव्ड इन 16, रेंट को मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं, यहां आगे सोचूंगा अब ये। और डेप्रिसिएशन टैक्स रेट्स वाली, अब आप एकदम ओहो डेप्रिसिएशन का रेट भी ढूंढना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, इसका नाम रखेंगे टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। और बैलेंस शीट में देयर विल बी नो लीज रिसीवेबल, देयर विल बी नो इंटरेस्ट रिसीवेबल, रादर देयर विल बी ओनली बी एन एसेट। अब हाथ खड़ा करें, कितने लोगों ने कंफर्टेबल फील किया। ये 5 मिनट सारी क्लास की समरी थी, बड़ा थॉट प्रोसेस सिंपल कर लें आप अपना, वेरी सिंपल। अकाउंटिंग्स वालों ने जो किया मैंने ब्लू से किया, टैक्स वालों की जो ख्वाहिश है वो आपको समझ आ चुकी है, अप्लाई करना भी समझ आ गई। अब सिंपल, अब फिगर्स बड़ा ध्यान से उठानी है। 16 के साल का किराया रिसीव्ड ढूंढे, 30। डेप्रिसिएशन में लिखा हुआ 20% स्ट्रेट लाइन है, WDV स्ट्रेट लाइन है, तो फिर सेम डेप्रिसिएशन 24, ओके। 120 माइनस 24 इंटू 2, 2 सालों की डेप्रिसिएशन 72 जी। क्या टैक्स वालों की नजर में लीज रिसीवेबल या इंटरेस्ट रिसीवेबल है? क्या टैक्स वालों की नजर में, अकाउंटिंग वालों की नजर में ये एसेट हमारा है? क्रेडिट हो चुका। अब आइए स्टल के रूल लगे, वो लगा देते हैं। 397 एग्जैक्ट 127 पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद हम एक डिजिट पे है ना, ओके जी 8.3। किस वाले में, कौन से पॉइंट में? नहीं, ये वो परसेंटेज है, ये वो 6 तक भी ले जाता है कभी कभी, इसके नहीं देखना, रुपीज वाले फिगर्स को देखना, ये ओके। ये तो वैसे ही वो चलें,
चलें छोड़ें इसको, ये आपको आती है अकाउंटिंग। अच्छा ये बोलें जी, सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट 127। ओके, नोट बना लेते हैं। बड़ा शॉर्ट करके मैं बना रहा हूं जी। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, मांगी नहीं हुई थी को, ये नोट शोट उसने मांगा नहीं हुआ था। सीट बेल्ट 1, टैक्स रेट 32%, कैलकुलेटर पे मैच। ओह 4 मिनट बज गए, वेलियां मारते हैं जी। कैरी डाउन से, यहां से ये लाइबिलिटी आ रहा है ना। नहीं, एक्सपेंस को कभी नहीं देखना आपने एसेट या लाइबिलिटी, आपने बस जनरल एंट्री करनी है। बेशक इधर एसेट का लाइबिलिटी या एसेट जो भी अकाउंट है, क्रेडिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, डेबिट, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है बस। इधर देखें, ये बैंक अकाउंट होता था, ओवरड्रॉन, तो इधर खर्चे आते थे, देख लें। इसको बिल्कुल अलग से आपने लेके नहीं चलना, बिल्कुल अलग से लेके नहीं चलना। ये देखें, बैंक अकाउंट है, ओवरड्रॉन जी के। एक मिनट, क्या वजह बनी होगी? ऑब्वियसली कोई सेल से पैसे नहीं आए होंगे, कोई खर्चा हुआ होगा 2 रुपए का। देखें, फोकस करें। ये बैंक अकाउंट एसेट नेचर का भी है, लाइबिलिटी नेचर का भी है। अब अगर ओपनिंग 10 था ओवरड्रॉन और क्लोजिंग भी ओवरड्रॉन है, तो इसका मतलब है 2 रुपए का क्या हुआ होगा? ये आपको याद आ रहा है, बैंक अकाउंट में इधर सेल आती हैं, डेटर आते हैं, इधर रेंट आता है, रिपेयर आती हैं, सारी चीजें आती हैं, तो इधर हमेशा एक्सपेंस आता है। और अगर देखें, अब अगर मैं ऐसा करूं कि कैरी डाउन को यहां लिख दूं 5, अब ये कुछ ऐसी बड़ी इनकम आई है जिसने ना सिर्फ ओवरड्रॉन को खत्म कर दिया बल्कि पॉजिटिव बैलेंस 5 पे चला गया है। आप बैलेंसिंग देखें किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे। कितना? इज इट एन एक्सपेंस? नो, शायद ये किसी डेटर से चेक आया हो, शायद ये किसी डेटर से 15 रुपए का चेक आया हो। तो व्हाट आई एम सेइंग, यू आर इन हरी, व्हाट आई एम सेइंग कि इधर जब भी आएगा एक्सपेंस आएगा, इधर रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, बस, इसका और कोई दूसरा नाम नहीं है। एक्सपेंस या रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस या रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस। हाँ, कैरी डाउन क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि टीटीडी से अराइज हुआ था। कैरी डाउन क्यों लायबिलिटी है? टीटीडी से अराइज हुआ था। मैं आपका सवाल लेता हूं उधर आके। अच्छा, होमवर्क के सवाल निकालें। इसमें आप ना 41 टाइम मिला तो कीजिएगा, ना टाइम मिला तो बेशक ना कीजिएगा। 69 कर लें, 10-12 मिनट लगने हैं 41 पे भी। 69 जरूर कीजिएगा। और IFRS 16 के MCQs 2 से 4 तक ये कहां से करेंगे? कल जो फोटोकॉपियर के पास गए थे, सफ़े दिए थे उसने, वहां पे जो MCQs हैं वो MCQ नंबर 2 से लेके 4 तक करना है।
उसमें शायद थोड़ी सी उसकी स्टेपल करने में गलती हो गई है। सफ़े देखें, देखें इधर, ये लीज के एमसीक्यूज हैं, आपने नहीं करने, जो मैं कहा करूंगा वो करने हैं। ये 20 एमसीक्यूज हैं, ये उनके सॉल्यूशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बने हुए हमारे फॉर्मेट के ऊपर। गलती से उसने IS 12 के एमसीक्यूज को मैंने इन्हीं के ऊपर सॉल्व किया था, गलती से उसने सॉल्यूशन पहले लगा दिया, ये सॉल्यूशंस हैं, और क्वेश्चन उसने बाद में लगाए हैं। तो थोड़ा सा एंड से क्वेश्चन को अलग करके यहाँ पे लगा लीजिएगा ताकि क्वेश्चन पहले और सॉल्यूशंस अलग से नहीं किए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये इसी के ऊपर कर दिए क्योंकि कुछ चीजें समझाने वाली थी। बहरहाल जो जो मिलेगा वो करते रहना आपने। कल जरूर आएगा, बड़ा प्रॉपर होमवर्क मिलेगा। करंट टैक्स के लिए जो रिवर्सल